संघीय सरकार है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। यही है संघीय सरकार। ठीक है। अब संघीय सरकार में क्या क्या है इसको देखते हैं। तो संघीय सरकार में पहले नंबर पे आएगी संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। ठीक है। फिर आएगा संसद। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। फिर है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका। और फिर आएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। इसी को हम कैग बोलते हैं। कैग या फिर सीएजी। कैग। ठीक है। ठीक है। संघीय कार्यपालिका होगा 52 से 151। अनुच्छेद अनुच्छेद 52 से 152 से 78। ठीक है। यह हो गया 79 से 122। यह हो गया अनुच्छेद 123 से 123। सिर्फ 123 आता है इसमें। अनुच्छेद 123 से 124 से 147। और इसमें अनुच्छेद 148 से 151। ठीक है। इस सब मैं बता चुका हूं। ठीक है। संघ सरकार में इसके 5 भाग अनुच्छेद के आधार पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। कार्यपालिका का मतलब होता है जो कानून को लागू करती है। संसद कानून को बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है। ठीक है। राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति शक्ति का मतलब क्या है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ये 5 भाग इसके संघीय सरकार के होते हैं। ठीक है। अब यदि हम अब हम बात करेंगे संघीय पर कार्यपालिका समझते हैं कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का अर्थ स्पष्ट है। कार्यपालिका किसे बोलेंगे जो कानून को लागू करती है। ठीक है। भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है। संसदीय सरकार की व्यवस्था है। कार्यपालिका के 2 हिस्से हैं। एक संघ का होता है, एक राज्य का होता है। ठीक है। तो इसके 2 हिस्से बनाए जा सकते हैं कार्यपालिका के। एक होता है संघ की कार्यपालिका।
संघ की कार्यपालिका, और एक होता है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है। ठीक है। संघ की कार्यपालिका का निर्माण किन से मिलकर होता है? तो इसका निर्माण होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। ठीक है। और एक होता है महान्यायवादी। ठीक है। और यदि राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो इसका निर्माण किससे किससे होगा? इसमें आएगा राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति उपराज्यपाल होता नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री की जगह पे मुख्यमंत्री आ जाएगा, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। और एक होता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है। तो कार्यपालिका की यदि बात करें तो भारत में दो प्रकार की कार्यपालिका है, यानी कानून को लागू करने का काम दो प्रकार की सरकारें करती हैं। ठीक है। एक संघ की सरकार है, संघ का मतलब पूरे देश की सरकार है, और एक राज्य की सरकार है। तो संघ की सरकार में क्या क्या आएंगे? तो संघ की कार्यपालिका का निर्माण किससे किससे होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से। ठीक है। उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका का निर्माण किससे किससे होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता से। ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सब बता चुका हूं तो आप लोग बस मिलाते जाइए कि लिखे हैं कि नहीं। जो नहीं नोट किए हैं नोट कर सकते हैं। ठीक है। भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था का अर्थ ये होता है, अर्थात या इसमें जो मंत्रिपरिषद होती है
वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, उत्तरदायी का मतलब यह है कि यदि सरकार ने कोई ऐसा कार्य किया जो संसद की मान्यता के अनुरूप नहीं है, संसद में जैसे कानून बनने चाहिए उस कानून के अनुसार से, या संसद में जैसे कार्य होने चाहिए उस कार्य के अनुसार से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो लोकसभा में, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन यह जो प्रश्न है सिर्फ लोकसभा के लोग ही पूछते हैं। ठीक है, कोई भी नीति से संबंधित, कोई भी कानून से संबंधित, और लोकसभा का इतना तक शक्ति होता है कि वो चाहे तो संसद को मतलब मंत्रिपरिषद को हटा भी सकती है। उसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ता है, उसको बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, साथ ही साथ भारत में क्या है, नाम मात्र की कार्य पर, भारत में राष्ट्रपति जो है यह नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका किसे बोलते हैं? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, यानी कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। यानी कि वास्तव में जो कार्यपालिका का काम होता है वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ही होती है। कार्यपालिका का जो निर्णय होता है वो इन्हीं का होता है। राष्ट्रपति इनसे सलाह लेते हैं और सलाह के अनुसार से ही काम करते हैं। कोई भी निर्णय राष्ट्रपति का ऐसा नहीं होता है जिसमें इनको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह ना लेना पड़े। ठीक है, अब कार्यपालिका में संघीय कार्यपालिका में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके 5 भाग थे, तो 5 भाग में पहला आएगा संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, ठीक है। अब संघीय कार्यपालिका का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ होगा? 52 से 78। राष्ट्रपति, अब इसमें संघीय कार्यपालिका में सबसे पहला आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारत का, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या जानकारी है? यह देश का यह देश का प्रथम नागरिक है। देश का क्या है? प्रथम नागरिक है। देश का प्रथम नागरिक। अब 52 से 78 है, तो जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53,
संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वतः या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी कानून को लागू करने वाले कार्य होंगे, यानी कि जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होगी, वो सैद्धांतिक रूप से किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। लेकिन इसका प्रयोग वह खुद भी कर सकता है, और यदि चाहे तो अपने अधीनस्थ के माध्यम से। मैंने बोला था कि 10 देश का प्रथम नागरिक है, यानी कि इसके बाद जितने भी लोग होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी पद होंगे, वो राष्ट्रपति के अधीन ही माने जाएंगे। ठीक है, तो कानून लागू करवाने का मामला जो है, वो राष्ट्रपति चाहे तो खुद भी कर सकता है, या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कानून को लागू करा सकता है। ऐसा संविधान में अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। अब देखते हैं अनुच्छेद 54। इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? आम जनता नहीं करेगी, एक निर्वाचक मंडल करेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि निर्वाचक मंडल है कौन। निर्वाचक मंडल, ठीक है, तो इसमें पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दो सदन का मतलब है लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों के कौन से सदस्य? निर्वाचित। दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, दोनों सदनों में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि हम लोकसभा की बात करें और राज्यसभा की बात करें, ये क्या है? ये संसद के सदन है, संसद के सदन। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। इसी तरह से राज्यसभा में भी एक होंगे निर्वाचित और एक होंगे मनोनीत। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? बोला गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा के भी सिर्फ निर्वाचित लिए जाएंगे, मनोनीत नहीं लिए जाएंगे। उसी तरह से राज्यसभा के भी सिर्फ निर्वाचित लिए जाएंगे, मनोनीत नहीं
ठीक है, चाहे तो उसको यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। संसद के सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एक होते हैं निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य, इसमें भी निर्वाचित सदस्य, और होते हैं मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि संसद के दोनों सदनों के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लिए जाएंगे, मतलब ये लिए जाएंगे, ये नहीं लिए जाएंगे, इसमें भी एक लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि राज्य जो होता है, राज्य की विधानसभाओं के विधानसभाओं के राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब राज्य में भी जो कानून, राज्य की जो संस्था कानून बनाती है उसको बोलते हैं विधानमंडल। ठीक है, इसमें कुछ जगह दो सदन है, ज्यादातर जगह पे एक सदन है। तो जहां पे दो सदन है, सभी जगह दो सदन नहीं है, सभी राज्य में दो सदन नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे दो सदन है, जैसे यूपी है, तो यूपी में दो सदन है, एक को बोलते हैं विधानसभा, दूसरे को बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, क्या बोला गया कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो जिस तरह से इसमें दो प्रकार के सदस्य हो रहे थे, निर्वाचित और मनोनीत, उसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद में भी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य को लेना ही नहीं है, सिर्फ किसको लेना है, विधानसभा के सदस्यों को, यानी कि इनको नहीं लेना है। ठीक है, अब विधानसभा में वही दो प्रकार हो गया, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। मनोनीत नहीं लेना है, निर्वाचित ही लेना है। ठीक है, यानी कि राज्य के स्तर पे बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राज्य के विधानसभाओं के सदस्य ही निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य होने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के ही, और उसमें भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में मौजूद है। इन आठों में से सिर्फ और सिर्फ दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे खुद की विधानसभा है। एक है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। पौंडीचेरी नहीं, पुदुचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी पहले नाम था, बदल चुका है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे दिल्ली
एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश लिख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसमें भी वही सेम स्थिति आएगी। अब केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों में कहीं भी विधान परिषद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभा है। और विधानसभा में वही प्रक्रिया होगी कि दो प्रकार के सदस्य होंगे, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत भाग नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से भाग लेंगे, निर्वाचित, ठीक है। यदि इसको पूछा जाए कब जोड़ा गया, सिर्फ तीसरे पॉइंट को कब जोड़ा गया, तो 70वें संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन 1992 में इस पॉइंट को जोड़ा गया, तीसरे पॉइंट को जोड़ा गया। तीसरे पॉइंट को किसमें कब जोड़ा गया, 70वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। तो इतना क्लियर रहना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जनता ने जिनका चुनाव किया है वही राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। बोलिए। नहीं, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान के बाद संशोधन फिर अधिनियम, अधिनियम अंतिम में रहेगा, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। और निर्वाचित सदस्य में भी उसमें भी प्रतिबंध है कैसे कैसे भाग लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जनता ने जिनको चुना है वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जिनका सिर्फ मनोनयन हुआ है, यानी जिन्हें जनता ने नहीं चुना है, वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पर और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पे तीन स्थितियां हो सकती हैं। केंद्र के स्तर पे बात करेंगे तो दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, दोनों सदनों के सिर्फ और सिर्फ कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। यदि राज्यों के स्तर पे बात करें तो ज्यादातर राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदस्य, एक ही सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे दो सदन है, एक को बोलते विधानसभा, दूसरे को बोलते विधान परिषद। तो विधानसभा के सदस्य ही सिर्फ भाग लेंगे, और उसमें से भी कैसे सदस्य, सिर्फ निर्वाचित। हम्म हम्म क्या वर्ग मतलब, कार्य, कार्य पढ़ाया जाएगा, कार्य जब पढ़ाऊंगा संसद उसमें बताया जाएगा, ठीक है। नहीं, विधायक विधानसभा में जाते हैं। देखिए, विधायक दो प्रकार के होते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग। विधायक जो है, एक को बोला जाता है एमएलए, एक को बोला जाता है एमएलसी। हाँ हाँ हाँ, सही है, टीचर हो गया, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो गए, ये सब लोग करते हैं, ठीक है। तो एमएलसी जो होता है इनका डायरेक्ट ये लोग करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव है एमएलसी का चुनाव। और एमएलए का चुनाव हम डायरेक्ट करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता करती है। हम्म, हाँ वही चीज है, ठीक है। तो यही मैंने बोला है ना कि राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, देश का प्रथम नागरिक है। और चूंकि गणतंत्र है, भारत देश कैसा है, गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है, मैं बताया था जब बता रहा था, तो गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि जो देश का संवैधानिक प्रमुख है उसका भी चुनाव हो।
तो देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और उसका भी चुनाव है, तो उसका चुनाव कौन करेगा? जनता डायरेक्ट करेगी। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी डायरेक्ट कर रही है, राष्ट्रपति का भी डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो अंतर नहीं रह जाता। इसलिए ऐसा नियम बनाया गया कि माइक ऑफ कर दीजिए आप लोग। इसलिए ऐसा तरीका बनाया गया कि इनका चुनाव भी हो जाए और लगे भी कि प्रधानमंत्री के तरीके से या प्रधानमंत्री के बराबर इनका चुनाव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि इनका चुनाव होगा और कौन लोग भाग लेंगे? सिर्फ वही लोग भाग लेंगे जिनको जनता ने चुना है, लेकिन जनता डायरेक्ट चुनाव ना करके इनडायरेक्ट रूप से चुनाव इनका करती है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, कोई डाउट हो तो पूछिए। अभी राष्ट्रपति ही चल रहा है और राष्ट्रपति थोड़ा चलेगा अभी, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी भी है। राष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं तो एक तरह से मान के चले हम प्रधानमंत्री भी पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के सारे काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। सिर्फ व्यवहारिक, क्योंकि व्यवहारिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। अब अनुच्छेद 55 देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, अब अर्थ समझिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि एक फिक्स रेशियो में वोट पाना अनिवार्य है। जैसे यदि हम अन्य चुनाव की बात करें, जैसे मान लीजिए प्रधान का चुनाव हुआ है अभी, तो प्रधान के चुनाव में मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं, ए बी सी डी। बी पाया 100 वोट, सी पाया 99 वोट, डी पाया 98 वोट और ए पाया 101 वोट। अब गांव की जनसंख्या यदि जोड़ा जाए तो कितना हो गया लगभग? मान लीजिए और लोगों ने वोट नहीं डाला, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? हाँ, वोट कितने लोगों ने नहीं डाला? मान लीजिए एक इसमें से घटा दीजिए, एक इसमें से दो, एक दो तीन, तीन छह, 6 लोगों ने वोट नहीं डाला है। ठीक है, तो कितने हो गए? 101 गुणे 404 हो गई जनसंख्या। सही है। अब 404 जनसंख्या है, इसमें से ए को मिले 101 वोट, यदि डिवाइड किया जाए तो कितने मिले? 25% वोट मिले। लेकिन फिर भी उसको विजेता मान लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि अन्य लोगों से ज्यादा वोट पाया है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पोस्ट सिस्टम।
पहले खंभा पर पहुंचने की प्रणाली, पहले खंभे पर पहुंचने की प्रणाली, जैसे रेस हो रहा है, खंभे को पहले कौन छू दे रहा है। यह जो चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ दिया जाए और कुछ लोगों के चुनाव को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर चुनाव जो होती हैं, खासकर जितने प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, वो कैसे होते हैं, सबसे पहले खंभे को कौन छुएगा। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो दूसरे वाले से कितना आगे है। ठीक है, कहने का मतलब ये 101 वोट ही पाया है, लेकिन ये विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में फिक्स है कि 50% वोट पाना ही पड़ेगा। यदि कोई सदस्य 50% नहीं पाएगा तो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो मान लीजिए 50 से कम पा गया, 48% पा गया, सबसे पहला कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा वोट पाया 48% पा गया, तो इसको 50 बनाने के लिए क्या होता है, अन्य जो उम्मीदवार हैं इनके वोटों का ट्रांसफर होता है, उनके वोट इसको मिल जाते हैं। इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय। एकल का मतलब एक को ही विजेता बनाना है, संक्रमणीय का मतलब होता है ट्रांसफर करना है, एकल संक्रमणीय का मतलब होता है एक को विजेता बनाने के लिए वोटों को ट्रांसफर करना। ठीक है, आनुपातिक का मतलब हुआ 50% वोट पाना ही पाना है, फिक्स है। इससे कम होगा तो उस कैंडिडेट को विजयी नहीं माना जाएगा। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि यदि इससे कम हो गया तो क्या किया जाएगा। इससे कम होने की स्थिति में अन्य लोगों का वोट इसको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तब तब तक गठबंधन नहीं होता है, गठबंधन में तो दो लोग मिलके दोनों लोग सरकार बनाते हैं ना। इसमें क्या होता है, जो लास्ट आता है, जैसे मान लीजिए 4-5 लोग हैं, तो जो लास्ट आएगा उसी का वोट ट्रांसफर होगा और उसको हटा दिया जाएगा कैंडिडेट से। फिर भी 50 नहीं होता है तो फिर तीसरे वाले का वोट मिलेगा इसको। ठीक है, गठबंधन इसलिए नहीं बोला जाएगा कि दोनों लोग मिलकर शासन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन में क्या होता है, जितने लोग मिले होते हैं सभी लोग शासन करते हैं, तो गठबंधन नहीं कहा जाएगा इसको। ठीक है, अनुपातिक का मतलब रेशियो फिक्स है, एकल संक्रमणी का मतलब जब तक 50 नहीं पहुंचेगा तब तक अन्य लोगों का वोट ट्रांसफर होता रहेगा। अब गुप्त मतदान जानते ही हैं, गुप्त मतदान का मतलब कोई देख ना पाए, प्राइवेसी के तहत इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जीत गया और उस पर कोई विवाद हुआ, तो इसका जांच कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है, और उसने जो निर्णय दे दिया वही निर्णय अंतिम माना जाता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है, तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। इसके इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते, उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जितने सदस्य हो रहे हैं, कि जैसे ये हुआ कि 500 सदस्य निर्वाचक मंडल के बने, इस 500 में 490 लोगों ने ही वोटिंग की, तो इस आधार पे इसका चुनाव इनवैलिड नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि जितने लोग वोट करेंगे वो सारे लोग वोट करेंगे, ऐसा होता भी है। ठीक है, जितने लोग वोट किए हैं उनमें से गिना जाएगा। इसलिए एक पॉइंट और हो जाएगा,
कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यानी कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जितने लोग को वोट देना था वो सारे लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैंसिल कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है। और ना ही वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। अब अनुच्छेद 56 देखते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि कार्यकाल। राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है। यदि इसका उत्तराधिकारी नहीं, तथा लिख देते हैं, तथा उत्तराधिकारी द्वारा पद ना ग्रहण करने की स्थिति में पदावधि 5 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। अधिक भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि 5 वर्ष तक देखा जाएगा। तो पद ग्रहण किया जिस दिन, उससे 5 साल तक देखा जाएगा। 5 साल के बाद चुनाव होगा। यदि किसी वजह से चुनाव नहीं हो पाया या राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया, तो इसका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है कार्यकाल। ठीक है। अब अनुच्छेद 56 में कई चीजें हैं। अब अनुच्छेद 56 का एक हिस्सा है 56(1) क। ठीक है। कि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। संबोधित
करता है। यानी कि राष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना होगा, रिजाइन देना होगा, तो किसे देगा वो? उपराष्ट्रपति को अपने सिग्नेचर का लेटर थमा देगा। ठीक है। राष्ट्रपति को संसद चाहे तो वो भी हटा सकती है। जैसे राष्ट्रपति त्याग पत्र दे के हट सकता है खुद से, लेकिन यदि संसद भी चाहे तो उसको हटा सकती है। अब इसके बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 56(1) ख में लिखा गया है। 56(1) ख कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग का मतलब होगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाना। ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो खुद पद से हट सकता है। ऐसा किस ऐसा किस में बोला गया? 56(1) में। राष्ट्रपति की यदि मर्जी हुई कि मुझे अब रिजाइन दे देना चाहिए तो रिजाइन दे सकता है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को यदि संसद चाहे तो हटा भी सकती है। किस प्रक्रिया के तहत? उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। महाभियोग का अर्थ है राष्ट्रपति को पद से हटाना। ठीक है। और किस शर्त पे? संसद ऐसा नहीं है कि वैसे ही हटा देगी, संसद को आधार पेश करना पड़ेगा कि किस आधार पे हटाया जा रहा है। तो आधार कौन सा है? संविधान का अतिक्रमण। यानी कि संसद को ये दिखाना पड़ेगा कि संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा हुआ है। यदि संसद इस बात को साबित कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना संभव हो सकता है और राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। ठीक है फिर, थैंक यू।